तो मेरे को पता भी नहीं था ये वाराणसी है कहाँ। मैंने अपने गांव में किसी से पूछा तो उसने कहा कि ये हजरत बल के पास है, वाराणसी हजरत के पास है, वहीं शायद जन्म। तो किसी को पता भी नहीं था ये। और अगर हम मौके की बात करें तो शायद ज़िंदगी में हर एक इंसान को कभी न कभी कोई न कोई मौका मिलता है। तालीमी कैरियर के दौरान जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, एक गांव ही देखा है, शहर या कस्बा नहीं देखा है। अब तो कोई फ़र्क नहीं रहा। एशियन मेल पॉडकास्ट देखने वालों को रशीद राहिल का सलाम। दिही इलाके में पैदा होने वाले जम्मू कश्मीर के एक सहाफ़ी, जिन्होंने शहर में आकर न सिर्फ शहर में नाम कमाया बल्कि मुल्की और आलमी सतह पे भी सहाफ़ती दुनिया में नाम कमाने में कामयाब हुए। मेरा मकसद है इंडिया टुडे आज तक ग्रुप के एडिटर जनाब अशरफ वानी साहब, जिनके बारे में आज हम अपने नाजरीन को सुनवाएंगे आखिर किस तरह ज़िंदगी का ये कठिन सफ़र अशरफ वानी ने तय किया। वानी साहब, एशियन मेल पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम। हमें बताइए कि आपने जन्म लिया है एक दिही इलाके में, आपके इलाके का नाम क्या है, कहाँ से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की और किस तरह से आप शहर पहुँच गए। राहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एशियन मेल की पॉडकास्ट, जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोगों को लेकर जिनका कुछ नाम है जम्मू कश्मीर में, उनके बारे में न सिर्फ कश्मीर के लोग या यहाँ के ख़ास तौर से नौजवान बल्कि देश के लोग भी जाने कि उनकी अपनी कहानी क्या है। दरअसल ये बात आपकी बहुत सही है कि ग्लैमर के दुनिया में, ख़ास तौर से टेलीविज़न जर्नलिज्म में जो लोग होते हैं, उनके बारे में कुछ लोग कहीं ना कहीं ज़रूर जानना चाहते हैं। आखिर इन्होंने कहाँ पढ़ाई की, क्या किया, कैसे इनका सफ़र शुरू हुआ। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड के अधिकतर सितारों या कलाकारों की कहानियाँ जो हमने भी सुनी है, लोगों ने भी सुनी है, कहीं ना कहीं हर एक शख्स के पास ऐसी ही कुछ कहानी है। मैंने दुनिया में जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ जो बड़े नाम हैं, कुछ मुल्क के सरबराह, कुछ मुल्क में बड़े ओहदों पर रहे, तो कहीं ना कहीं मेल खाती है हर एक इंसान की कहानी आपस में। हर एक स्पेस पाने के लिए एक स्ट्रगल होती है, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता है मैं कहाँ पहुँचूँ। वो, या हम कहें कि ऊपर वाला कुदरत या फिर हालात, वो तय करते हैं कि किस शख्स का कहाँ पहुँचना है और किस तरह पहुँचना है। और अगर हम मौके की बात करें तो शायद ज़िंदगी में हर एक इंसान को कभी न कभी कोई न कोई मौका मिलता है जिसका उसको फ़ायदा उठाना होगा, और फ़ायदा उठाकर वो जो है अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत साबित भी कर सकता है और अपनी मेहनत का सिला भी पा सकता है। आप और मैं हम उम्र हैं, और दरअसल हम इस दुनिया के उस दौर में जन्मे हैं जिन्होंने दुनिया में क्या, पूरे जम्मू कश्मीर में एक ऐसी तब्दीली देखी जो पिछले 300-400 साल के दौरान नहीं हुई है। आज आप भी अगर बच्चों के साथ बात करें, मैं भी बच्चों के साथ बात करूं, तो अगर हम उनको अपना बचपन बताएंगे उन्हें हज़म नहीं होता है। वो कहते हैं शायद इसी तरह से जो बातें, जो हमारी ज़िंदगी है, कुछ हमने आज देखा है शायद यही कुछ था। लेकिन हमारी ज़िंदगी जो ख़ास तौर से 70 के बाद जन्मे, 70 से 80 के बीच में जन्मे, हमने वो लाइफ देखी है जो हमारे बच्चों को पता नहीं है कि कितनी स्ट्रगल होती थी। सबसे पहले मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। मेरा जन्म हुआ है पक्खरपोरा में, जो चरारी शरीफ के पास, वहाँ पर दरगाह जो है हज़रत सैयद अली बल्कि रहमतुल्लाह अलैह की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कस्बे का मुकाम 1960 से हम कहें या 1950 से ही कहें या आज़ादी से ही कहें, वो खसियत मेरे गाँव को हासिल थी, क्योंकि ज़ियारत की वजह से वहाँ पर एक नाम पहले ही था। और सियासी लीडरों के साथ साथ आसपास, हम मराज की बात करें, कमराज की बात, ज़ियारत पे चरारी शरीफ भी आते थे और वहाँ भी आते थे। तो उसमें जो है वहाँ पर वो रहन सहन उस तरह का था जिसको मॉडर्न रहन सहन कहें।
मेहमान के साथ किस तरह से पेश आना है, कौन क्या है, तो इस तरह से कुछ जाना पता चलता था जब लोगों से मिलते। जबकि आसपास अगर हम गांव की बाकी इलाकों की बात करें जिनमें कुछ अब शहर भी बन गए हैं या कुछ ज़िले भी बन गए हैं, वहाँ के हालात किसी गांव से बेहतर नहीं थे। मेरे करीब पड़ता है बड़गाम, जो मेरा हमारा ज़िला आता है, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, इनको मैंने पूरी तरह से अपने तालीमी कैरियर के दौरान जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था एक गांव ही देखा है, शहर या कस्बा नहीं देखा है। अब तो कोई फ़र्क नहीं रहा है शहर और कस्बे में। तब शहर जो है 80 में सिर्फ श्रीनगर को कहा जाता था। गालिबन जो आसपास श्रीनगर से मुल्हका इलाके हो, गांदरबल हो, छानपोरा हो, या वहाँ जो भी डाउनटाउन के बाहर वो गांव ही थे, उनमें भी कोई उतना ज़्यादा शहरी माहौल नहीं था। तो हमारे उस वक्त में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं मैट्रिक में था, तो NCERT मेरे ही जब मैं ऊपर चढ़ता गया तो वो सिलेबस आया था हमारे एजुकेशन में, तो थोड़ा सा पहले वाले जो निसाब थे एजुकेशन में उससे थोड़ा कुछ डिफरेंट था, नेशनल लेवल का था। और उसके बाद जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम 1985 में पास किया, तो उसके बाद मैं चरार शरीफ 11th की पढ़ाई के लिए गया। 11th की पढ़ाई में चरार शरीफ कर रहा था, तब बस भी पखरपुरा और चरार शरीफ के बीच में नहीं चलती थी, अक्सर हमें जो है पैदल जाना पड़ता था। वो करीब 13-14 किलोमीटर का सफ़र है। तो जब मैं कभी उस रास्ते से घर जाता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि श्रीनगर में अगर आधा किलोमीटर भी हमारे बच्चे को स्कूल हो, आधा किलोमीटर क्या 500 मीटर भी, उसमें भी उसको या बस आती या कार आती है। तो कुछ दशक पहले मैं ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट 11th में पढ़ने के लिए हायर सेकेंडरीज जाते थे, वो पखरपुरा से 14 किलोमीटर सुबह चल के चरार शरीफ हायर सेकेंडरी जाते थे, वहाँ 4 क्लास अटेंड करते थे। अगर गालिबन कोई बस मिलती, जो सर्विस बसें होती थी, तो फिर बस में वापस जाते, अगर कभी आती ही नहीं थी, वो उनका कोई शेड्यूल, तो फिर वहाँ से भी पैदल आ जाओ। दूसरी तरफ अगर मैं इब्तिदाई तालीम की बात करूँ तो ये मामूल था, ये सिर्फ मेरा नहीं दौर था। गांव में ख़ास तौर से रहने वाले लोग जो भी तालिब इल्म होते थे, उनको घर का काम भी करना पड़ता था। घर का काम ये होता था कि हमारे घर में भी गाय भी थी, भेड़ बकरे भी थे, सब कुछ था, खेती बाड़ी भी थी। तो ये जो एजुकेशन का ये एक क्लास स्कूल जाने का पीरियड होता था, ये सिर्फ आपको 4-5 घंटे एक रेस्ट का पीरियड होता था जब आप स्कूल जाते थे, 6 या 7 घंटे। बाकी जो सुबह के 3 घंटे होते थे आपको 10 बजे से पहले, और शाम के 2-3 घंटे, उसमें आपको अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स को जो है हेल्प करनी पड़ती थी, चाहे अपने खेतों में करें, अपने बिजनेस में करें, अपने बाकी चीज़ों में करें। तो वो मामूल था, वो हर एक को करना पड़ता था। इस तरह से लोगों के पास पैसे नहीं थे, जो 90 के बाद हमने देखा। तो बहरहाल उसी में मैं एक कॉलेज में एक एडवर्टाइज निकला, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी वाराणसी में। वो हर एक स्टेट से 3-3 स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर से लेते थे वहाँ पर एडमिशन के लिए। किसी ने मुझे अखबार दिया, मैं चरार शरीफ में था, कहा इस तरह से वहाँ पर जिनको 55% से ऊपर मार्क्स है मैट्रिक में, वो यहाँ पर जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। तो 3 सीटें उनको जम्मू कश्मीर से लेनी है, श्रीनगर में किसी दिन रिटन और इंटरव्यू होगा। तो मुझे पता भी नहीं था ये जगह कौन है। मैंने वो फॉर्म भरा, बाय डाक मुझे इनविटेशन आया, आप किसी दिन श्रीनगर आ जाओ। श्रीनगर के बटमालों में हमारा पहले रिटन टेस्ट हुआ, कुछ 30 या 35 लड़के आए थे। कश्मीरी पंडित भी इसमें काफ़ी सारे थे, सरदार भी थे। तो 3 लड़कों का जम्मू कश्मीर से जो है उस कॉलेज में दाखिला हुआ, कुछ 50-60 में से, जिसमें मैं भी एक था। इनफैक्ट मैं पहले नंबर पे था। दूसरा जो स्टूडेंट था मेरे साथ क्लास फेलो, तब वो बारामूला का सरदार कृपाल सिंह था। ही इज़ नाउ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। फिर वो वहाँ से छोड़ के उसने यहाँ पर इंजीनियरिंग की REC में। तीसरा लड़का जम्मू का था, वो शायद असिस्टेंट डायरेक्टर है हैंडलूम में। तो मैं जब वहाँ गया तो फिर वहाँ पर जो है मुझे पता भी नहीं था। आपको मैं एक दिलचस्प कहानी राहिल साहब कहूँ कि जब वाराणसी का मुझे ये एडमिशन के लिए ऑफ़र लेटर आया कि आपका एडमिशन हो रहा है, आपको स्टाइपेंड मिलेगा कॉलेज की तरफ से। उस ज़माने में उतना ही मेरा खर्चा होता, कुछ 300 रुपये पर मंथ। तो मेरे को पता भी नहीं था ये वाराणसी है कहाँ। मैंने अपने गाँव में किसी से पूछा तो उसने कहा कि ये हज़रत अब्बल के पास है।
वाराणसी हज़रतगढ़ के पास है, वहीं शायद यूनिवर्सिटी। तो किसी को पता भी नहीं था ये कहाँ है। बहरहाल मेरे वालिद साहब जो हैं वो दूसरा स्टूडेंट जो सरदार जी उनके पास बारामूला गए, ख्वाजबाग में वो रहते थे, अभी भी मेरे साथ टच में हैं। तो उनके फादर ज़िंदा थे, अब नहीं हैं। तो वो वहाँ गए, उन्होंने उनसे पूछा कि ये कहाँ पर कॉलेज है, कहाँ जाना है हमें। तो उन्होंने समझाया ये उत्तर प्रदेश में एक शहर है, वहाँ हमें जाना पड़ेगा। मैंने पता किया है क्योंकि मेरी बेटी जो है डॉक्टर है चंडीगढ़ में, हमें ट्रेन में बैठना होगा, एक हफ्ते में 2 बार ट्रेन जाती है, तो किसी दिन हम टिकट बुक करके निकलेंगे। तो हम साथ फिर निकले यहाँ से, मेरे फादर मुझे साथ थे, उनके भी फादर, मेरे जो क्लास फेलो थे उसके फादर भी साथ थे, हम चारों लोग चल। इट वाज माय फर्स्ट जर्नी आउटसाइड द कश्मीर से बाहर, ये पहली बार मैं निकला था। यहाँ तक कि श्रीनगर भी मैं करीब जो है पहली बार आया हूँ। जब मैं 7th में पढ़ता था तब तक श्रीनगर भी मैंने नहीं देखा था। वो किस सिलसिले में आए थे श्रीनगर? श्रीनगर में पिकनिक थी हमारे स्कूल की। मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनको मगफिरत करे, जोश साहब, उन्होंने ही वो बड़े मॉडर्न जो शायर भी थे, मेरे टीचर भी थे, बहुत मशहूर शायर थे पूरे मुल्क में और रियासत में, गुलाम रसूल जोश। तो उन्होंने पिकनिक करके, हमारे स्कूल में टीचर थे, कहा कि श्रीनगर आप कुछ 15-15 20-20 रुपये दे दो, हम श्रीनगर पिकनिक के लिए जाएंगे, हम आपको मुग़ल गार्डन्स दिखाएंगे, आपको हज़रत बल दिखाएंगे और आपको एक फ़िल्म दिखाएंगे। उसी दिन मैंने पहली फ़िल्म पलेडम में देखी थी, नसीब उसमें फ़िल्म थी। तो वो फिल्म मैंने पहली बार सिनेमा में जो है 7th में हम पढ़ते थे, जब पलेडम सिनेमा में हमने वो फिल्म देखी, पहली बार मुझे पता चला सिनेमा क्या होता है और सिनेमा में किस तरह जाते हैं, पता भी नहीं था। तो फाइनली आप वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी जब हम पहुंच गए, हम रात के टाइम हमारी ट्रेन वहाँ पहुँची, हम वहाँ रिक्शे पे बैठे, मेरे फादर, मैं, मेरा कोलीग कृपाल और उनके फादर, तो हम चारों लोग जो हैं रिक्शे में BHU की तरफ चले गए। रात में वाराणसी रेलवे स्टेशन से, बड़ा रेलवे स्टेशन है वो, आज भी मैं कई बार वहाँ गया हूँ, तो बहुत फेमस सिटी है उत्तर प्रदेश की। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ पर जो सीनियर्स थे उनने हमें बड़ी खातिरदारी की, गर्मी का टाइम था, ये मई का महीना था, मई का फर्स्ट वीक था, और उसके बाद जो है वहाँ पर, तो वो दौर जो है मेरी ज़िंदगी में उसने मेरी आंखें खोल दी। सच आपको हिस्सा बताऊंगा कि तब तक मुझे पता नहीं था ये दुनिया कहाँ है, क्या है। तो वही एक विंडो थी मेरी लाइफ में, दुनिया को समझने की, चीज़ों को देखने की। और वहाँ के बाद फिर मेरा जो जहन जो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी, अब तो काफ़ी आसान है, अब तो इंटरनेट है, अब तो बाकी चीज़ें हैं, तब ये वसाइल नहीं होते थे। तो उसके बाद जब वहाँ पर जो है पहला अखबार गालिबन मैंने वहीं देखा, आज हिंदी का बहुत मशहूर अखबार है, तब 2 पेज पे वो छपता था हमारे हिंदी में, हमारे हॉस्टल के गेट पे आता था। तो मैं उस पर हिंदी तो नहीं पढ़ पाता था उस दौर में, तो फिर धीरे धीरे सीखा, तो मैं तस्वीरें वगैरह देखता था। और वो दौर जो था वो लालू प्रसाद यादव की स्ट्रगल का पीरियड था, जब वो बिहार में, क्योंकि बनारस जो है बिहार के बॉर्डर पे आता है, तो यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझने और देखने का थोड़ा सा वहाँ पर उन 4 साल के दौरान मौका मिला। और उसी बीच जो है ये भी मुझे पता चला कि जो एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ है क्या क्या है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी, पढ़े मैं गाँव से आया था लेकिन शहरों के भी लड़के थे, फिर अलग अलग स्ट्रीम्स, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में वो फिर भी वहाँ कॉलेज में एडमिशन के बाद भी तैयारियाँ कर रहे थे, चाहे फिर वो NDA हो फौज में, चाहे फिर बाकी जो है। तो उस चीज़ में फिर मैंने भी NDA में भी मैंने डिफेंस एकेडमी में भी फॉर्म भरा, वहाँ मैंने क्वालिफाई भी किया, लेकिन फिर ज्वाइन नहीं किया। बहरहाल फिर जब मैं वहाँ से वापस आया तो फिर मैं अपनी फैमिली में भी और अपने गांव में भी कहीं ना कहीं लोगों और ख़ास तौर से बच्चों को, और जो मुझसे छोटे बच्चे थे उनके लिए जो है कहीं ना कहीं एक सोर्स बना इन्फॉर्मेशन का, क्या हो रहा है, क्या मैं हो रहा है और क्या हम कर सकते हैं, किस में हम जा सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं फ्यूचर के लिए। आपने वहाँ से वाराणसी से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की। हाँ, उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मैंने रिज़ल्ट भी नहीं आया था, इतनी तब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती थी। रिज़ल्ट से पहले ही मेरा एक क्लास फेलो जूनियर ही था वहाँ पर, वो ही इज़ नाउ SSP, वो मेरा वहाँ पर था सफदर सामून के जो मसूद सामून वगैरह उनके सबसे छोटे भाई। तो मैंने उनको कहा कि मसूद साहब आपके चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में हैं,
तो आप उनको बताओ कि इस तरह से मेरा सीनियर वहाँ से एक स्टूडेंट पास आउट होने जा रहा है, तो उसको कहीं पर कुछ जगह कुछ पे रख लीजिए। तो ही हैड कम देयर, मसूद सामून साहब वो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में हुआ करते थे, तो वो आए थे वहाँ एक बार, तो उन्होंने हमको देखा तो बड़े बहुत ही अच्छे और बहुत ही मदद हेल्पफुल इंसान थे। तो मैं जब एग्ज़ाम दे के वापस आया वहाँ से, अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैं मसूद साहब के पास सिविल सेक्रेटरीट में गया। उन्होंने मुझे एक छोटी सी स्लिप पे, अभी भी उस पर बात जिक्र होती है क्योंकि वो इंडिविजुअल कहानियाँ हैं जब पता चलती है, उन्होंने सलीम बेग पर एक छोटी सी स्लिप लिखी, दिस यंग एडजस्ट दिस यंग बॉय। वो तब कॉरपोरेशन में, हैंडलूम कॉरपोरेशन में MD हुआ करते थे। मैं उनके पास वो स्लिप लेके गया और सलीम बेग ने उसी वक्त मुझे जो है ऑर्डर निकाला कि आप UNDP, हमारा एक प्रोजेक्ट है नौशहरा में, आप एज एक्सटेंशन ऑफिसर वहाँ पर ज्वाइन कर लो ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी। मैं वहाँ ज्वाइन ही कर रहा था, तो उसी में जो है मिल्टन सी भी धीरे धीरे उठ रही थी। 90 दिसंबर का दौर है। तो नौशहर के पास ये जो है हवल है, हवल में फिरदौस सिनेमा है। तो मुझे आज भी याद है कि उस पे सिनेमा पे जो है शोले फिल्म चल रही थी फिरदौस में, उस पे लिखा था 1 दिसंबर से ये सिनेमा बंद रहेगा। ये 1-1.5 महीना पहले 90 की बात है। उसमें लेंगे कोई मतलब 1 दिसंबर से ये सिनेमा महीने से ये सिनेमा नहीं चलेगा, तो ये उस पर लिखा हुआ था। तब भी लोग नहीं आते थे, लेकिन ऑफिशियली वो अनाउंस कर रहे थे कि 1 दिसंबर से ये सिनेमा नहीं चलेगा। फिर उसी बीच जो है तुरंत मैंने कहीं और पोस्ट निकले थे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, JK इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर अप्लाई किया। उसमें भी मेरी सिलेक्शन हुई नंबर 1 पे। 3 इंजीनियर उनको ज़रूरत थे, तो मुझे एज असिस्टेंट मैनेजर उन्होंने शिफ्ट इंचार्ज कम असिस्टेंट मैनेजर वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई। तो मैं अब श्रीनगर में था, यंग था, और उस बीच जो था मेरा एक कीड़ा जो था दिमाग में था ये कि रेडियो और TV, मुझे बड़ा शौक़ था कि रेडियो या TV के साथ में किस तरह से मुंसलिक हूँ। तो जॉब में कर ही रहा था, तो जॉब में उस दौर में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था या पूछताछ नहीं थी कि कौन आया कौन नहीं गया। बहुत कम प्रेजेंस रहती थी एम्प्लॉयज़ की किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो यूँ ही मान लीजिए खाना पूर्ति के लिए जो है वो नौकरी होती रहती थी। तो मैं आइडल था, मेरे पास कोई काम ही नहीं था। मैं जाता था, कोई हड़ताल है, कोई ये है, बंद होता था, तो फिर मैं सोच रहा था मैं जाऊँ कहाँ। तो मेरा एक कोलीग था, ही इज़ अंडर सेक्रेटरी इन द सेंट्रल सिलिक बोर्ड, सादत हमीद उसका नाम है। वो अनंतनाग से थे, मुझसे थोड़े बड़े थे, सीनियर भी थे मुझसे। तो हम दोनों जो है पास पास हम रेंट पे रहते थे यहाँ श्रीनगर में ही, पिमना में। तो इनफैक्ट साथ ही रहते थे, फिर पहले अलग अलग थे, फिर साथ ही हम थे। तो हमने सोचा कि हम उसको भी थोड़ा सा शौक, पार्ट टाइम जॉब या कुछ करेंगे, एंगेजमेंट करें। तो हम एक दिन हम अखबार लाते थे, हमने कोई लोकल अखबार लाया था इसी पीरियड में। तो उस पर लिखा था कि श्रीनगर रेडियो कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ स्टाफ पूरी तरह से यहाँ से नहीं मुंतकिल हो गए थे, वो जितने भी न्यूज़ रीडर से बंद हो गया था न्यूज़ रूम। तो फिर वो मतलब न्यूज़ बाहर से चल रही थी, जम्मू या दिल्ली से, पहले दिल्ली से चल रही थी, फिर जम्मू से चल रही थी, क्योंकि यहाँ लोकल जो न्यूज़ रीडर्स थे वो तैयार नहीं थे न्यूज़ पढ़ने के लिए उन हालात में। तो इन्होंने एक बार एक एडवर्टाइज़ निकाला कि हमें ऑडिशन करना है न्यूज़ रीडर्स के लिए कश्मीरी और उर्दू में। मेरे जो ये फ्रेंड थे और मेरे दोस्त अभी भी हम साथ काफ़ी करीब हैं, तो सादात ने कहा कि चलो हम दोनों चलते हैं रेडियो कश्मीर, हम ऑडिशन देते हैं, हम न्यूज़ पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बैठे हैं ऐसे भी हैं। तो हम गए और वहाँ पर हमने ऑडिशन के लिए एप्लीकेशन दी। कुछ 2-3 दिन के बाद हमें कहा गया कि आप आ जाओ ऑडिशन दे दो। हम दोनों गए ऑडिशन के लिए और हम दोनों जो है सिलेक्ट न्यूज़ रीडर एज हुए, मैं कश्मीरी में, वो उर्दू में। मैं कश्मीरी क्यों प्रेफर कर रहा था, क्योंकि मेरी मदर टंग भी थी, घर में मैं कश्मीरी बोलता हूँ, अब भी बोलता हूँ, बच्चों के साथ भी बोलता हूँ। तो मैं बड़ा उसमें था। और जो मेरे उस्ताद गुलाम रसूल जोश साहब के साथ मेरी एसोसिएशन थी, उसमें भी कश्मीरी जो है मेरी बड़ी फेवरेट लैंग्वेज भी थी और बड़ी आसानी भी होती थी। तो बाकी जो श्रीनगर में लोग थे वो बहुत कम कश्मीरी बोलते थे। तो मुझे याद है जब मेरा ऑडिशन हुआ, हम स्टेडियम में जा रहे थे, नीचे जो थे तब बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर मक्खनलाल बेकस वो ऑडिशन कर रहे थे। वो टेम्परेरी तौर पर लाए गए थे श्रीनगर के रीजनल न्यूज़ यूनिट में। तो मैंने जब अपना एक पेज खुद लिखा, खुद पढ़ा, तो वो नीचे सुन रहे थे, स्टूडियो में सुन रहे थे वो। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि ये अशरफ वानी, तभी उसी दिन मैं आपको राहिल साहब भी बोलूँगा, अशरफ वानी मैंने उसी दिन अपना पेन नेम रखा है।
ऑन दैट डे जब मैंने वो न्यूज़ की शुरुआत की ऑल इंडिया रेडियो से, तो उसने बुलाया तो उसने कहा कि आज आपका ऑडिशन हो गया, अब आप पास हो तो आज का 7:30 का बुलेटिन आप पढ़ो। डेट वाज अ प्राइम बुलेटिन ऑफ, मतलब न्यूज़, शाम 7:30 7 बजे की खबर उसको दुनिया सुनता था, पूरा जम्मू कश्मीर कान लगा के उस 7:30 बजे की खबर सुनता था। ज़मीनी तौर ये कहना चाहता हूँ कि उन दिनों एक नाम कमाया था, अब्दुल रशीद न्यूज़ पढ़ रहे थे, ये क्या कहते हैं हमारे अब्दुल अहद फरहाद, वो तो थे ही, वो तो नाम क्या, वो तो स्टार थे। मुजफ्फर काशानी और ये अब्दुल अहद फरहाद, अब्दुल रशीद, ये 3-4 लोग लोकल लेवल पे, मक्खनलाल बेकस, ब्रिजनाथ बेताब टीवी पे, और शमशाद करालवारी टीवी पे, और उसके साथ साथ आप अगर कहेंगे रेडियो पर ही जो रविंदर रवि, वो भी कश्मीरी है, वो भी मिला था मुझे उन दिनों यहाँ। तो आपने अच्छा, तो एज अ न्यूज़ कास्टर मैंने उनको कहा कि मैं इस तरह से इंजीनियर हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो मैं कैजुअल न्यूज़ रीडर काम कर सकता हूँ। तो जब उन्होंने कहा 7:30 आज पढ़ लीजिए, तो डर भी था। रशीद साहब तब जो न्यूज़ रीडर्स थे वो टारगेट पे थे, क्योंकि मिलिटेंट ग्रुप्स खासतौर से जमीयतुल मुजाहिदीन तब बिल्कुल मुखालिफ थे रेडियो आर्टिस्ट्स के, रेडियो एक्टर्स के, न्यूज़ रीडर्स के, न्यूज़ पेपर्स के। तो वो जो डर था, तो उस बीच जो है मुझे ये भी ऑप्शन दिया गया था पहले दिन ही, जब आप न्यूज़ पढ़ोगे, अगर आप अपना नाम भी न्यूज़ में नहीं देना चाहोगे, वी हैव नो इश्यू, वो भी ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये था कि हम बाज़ाब्ता तौर पर सलाम की शुरुआत जो है हमने ही की थी न्यूज़ में, वरना आदाब हम बोलते थे, लेकिन मैंने जो पहला बुलेटिन पढ़ा उसमें बाज़ाब्ता तौर पर हमने उस रेडियो की न्यूज़ में सलाम से शुरुआत किया। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो कश्मीर श्रीनगर है, अब आप अशरफ वानी से खबरें सुनिए। ये मेरे पहले 3 अल्फाज थे जो मैंने 7:30 उस दिन शुरू किए। तो लेकिन मेरी इतनी पहचान कम थी, मैंने कहा कि मुझे कोई जानता नहीं है तो किसको पता होगा। कुछ 10-15 दिन के बाद मैं गाँव अपने गया पेरेंट्स से मिलने, तो मुझे किसी ने बोला, यार आप न्यूज़ पढ़ते हो। मैंने बोला तुम्हें कैसे पता है रेडियो पे मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ? बोला यार तुमने नाम बोला इस तरह से। मैंने बोला मेरा नाम मोहम्मद अशरफ वानी है। बोला नहीं, आवाज़ थोड़ी सी मैंने पहचानी। तो मैंने कहा चलो शुक्र है कहीं पर किसी को पता चला है कौन पढ़ रहा है। तो बहरहाल फिर बाद में थोड़ा धीरे धीरे मैं टेलीविज़न की तरफ भी आया, तो फिर एक अपने ही इलाके में या जो कुछ जान पहचान के लोग थे उनको पता लगा कि इस तरह से ये टीवी और रेडियो जाता है। कहीं उस दौरान आपको जैसे न्यूज़ रीडरों को धमकियाँ दी जाती थी या उनको कहा गया कि आप न्यूज़ न पढ़ें, आपने शुरुआत की या आपके साथियों ने शुरुआत की, कोई ऐसा थ्रेट उस समय? बहुत बड़ा मसला वही हुआ, तो वही पर मैं आना चाहता था। अभी टोटल मुझे 20 दिन हो गए थे न्यूज़ पढ़ते हुए, लेकिन इस सब उन 20 दिन में भी क्या था कि एक नहीं 2 बुलेटिन दिन में पढ़ने पड़ते थे, और हम पैसा भी अच्छा कमाते थे, और हमारे इतनी ऑप्शन थी क्योंकि कई सारे बुलेटिन होते थे न्यूज़ के तब ऑल इंडिया रेडियो में। सुबह 7:30 बजे, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर 7:30 बजे मेन बुलेटिन होता था। तो एक तो मेन बुलेटिन तो मैं कंटिन्यू पढ़ ही रहा था कश्मीरी में 7:30 बजे वाला। उसके बगैर भी मेरे पास ऑप्शन था, सुबह जब भी चाहो 9 बजे एक दिन आओ, दूसरे कुछ गिने चुने हम थे। और हमारे साथ मेरे और मेरे कोलीग सादात के साथ ये क्या था कि हम तन्हा थे, हमें किसी से कोई मतलब, हम ना फैमिली यहाँ थी ना कुछ थी, हम ऐसे लोनों की तरह थे, रेंट पे रहते थे। हम अगर 24 घंटे रेडियो में भी रहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट हमें कन्वीनियंस होता था उस एक्सट्रीम टाइम में, हीटिंग भी है, पावर भी है, सब कुछ है, टेलीफोन भी है, लैंडलाइन, उससे ज़्यादा फैसिलिटी और क्या चाहिए आपको मिल रहा है, वो भी गर्मा गर्म, तो सब कुछ था। और इनफैक्ट हमें ऑफ़र ये भी दिया गया, टीआरसी में, पुराने वाले टीआरसी में आप कमरा भी ले सकते हो, वहाँ पर आप विदाउट एनी रेंट बैठ भी सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा उस पर उतना फोकस नहीं था, फैसिलिटीज़ पे, ये पे हमारा फोकस ये था कि हमारा एक पहचान बन रही है। तो उसी में आपने जो कहा कि जो क्या मामला हुआ, तो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जम्मू कश्मीर की एक्टिव, उनमें सबसे ज़्यादा जो जमीयतुल मुजाहिदीन जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके टारगेट पे सिर्फ मीडिया था, चाहे वो यहाँ के न्यूज़पेपर थे या टेलीविज़न था। नहीं, एक दिन हम राजबाग में किराए पे थे, यहाँ पर एक रेंट पे रहते थे, मैं और सादा दोनों, एक अच्छे तो तब वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे, उनके घर में पीरज़ादा मुमताज़ साहब, वो एज अ डायरेक्टर पीसीसी फिर ये हुए, उनके घर में थे हम। उन्होंने भी हमें इसलिए रखा था घर में क्योंकि काफ़ी डर का माहौल था, उनको लग रहा था कि चलो ये लोंडे 2 है, थोड़ा सा घर की ये भी रहेगा, थोड़ा इसमें नज़र गुजर भी रहेगी, और तीसरा भी लड़का हमारे साथ था, 3 लोग थे हम। तो हम जब वहाँ पर थे, तो वहाँ उस बीच जो है एक दिन सुबह मैं देख रहा हूँ कि कोई हमारे दरवाजे की कुंडी
ये खटखटा रहा था। तो करीब 8 बजे थे टाइम। तो मैं आया नीचे से, तो मैंने इसके हाथ में एक पेपर देखा ऐसे, तो कहा यहाँ अशरफ वानी और सादत खान रहते हैं। तो हमने कहा हाँ रहते हैं। तो कहा आप हमारे साथ चलिए। ये छोटा लड़का था, जितना मतलब मान लीजिए अगर मैं तब जो 20-25 साल का था, वो लड़का जो था कोई 15 साल का था। इसने अच्छा सा खॉन ड्रेस पहना था, अभी मूंछ दाढ़ी नहीं आई थी। तो इसने कहा आप हमारे साथ चलिए। मैंने बोला क्यों चलूँ, थोड़ा सा मैंने, क्योंकि मैं भी यंग था, मैंने भी थोड़ा तल्ख अल्फाज में इसको कहा, अरे क्यों चलूँ, क्या बात है, कश्मीरी में। तो कहा नहीं आप चलिए। तो मैंने कहा बाद में आएंगे, हम नहीं चलेंगे, वो दूसरा, वो कहाँ है आपका दूसरा साथी। मैंने कहा वो ऊपर है, तो उनको भी बुलाइए। तो मैंने उसको थोड़ा सा ये कहा, तो उसने थोड़ा सा टर्न करके, वो मतलब ही वांटेड टू शो मी दैट ही कैरीज अ पिस्टल, चाइनीज़ पिस्टल, ब्लैक पिस्टल इन हिज पॉकेट। तो उसने ऐसे करके उसको ऐसा किया कि हथियार है, पर्पज़ इतना ही था कि मेरे पास हथियार है। जब मैंने ये पिस्टल देखा, मैंने कहा यार पता नहीं ये क्या मामला है, क्या चक्कर है। मैं सादात के पास गया, तो हमने उनको कहा कि आप एड्रेस दे दो, हम आ जाएंगे। कहा नहीं, आपको ऑटो में इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। तो वो हम ने कहा चलो ये भी ठीक है, हम चलते हैं। तो हम जब चले गए वहाँ, तो उसके बाद जो है हम वहाँ बेमना में नुंद्रिश कॉलोनी का जो इलाका है वो खाली था। दरिया के उस पार तब कोई ज़्यादा बस्ती नहीं थी। हमें वहीं पर इस लड़के ने साथ लिया, लेकिन हमें पता थी हमें कोई चोरी नहीं किया, हमने कोई जुर्म नहीं किया है। तो हम चले गए इसी के साथ उस ऑटो में। वहाँ मैंने 50-60 दूरदर्शन के लोग, सभी शमी मोहम्मद शमी, अब्दुल अहद फरहाद, अब्दुल रशीद, जितने प्रोड्यूसर थे दूरदर्शन के, वो उनको मैं कई को मैं जानता नहीं था। मैं सिर्फ न्यूज़ रीडर्स और कुछ स्टाफ को जानता था। सारे लोग एक ही जगह जमा थे। तो फाइनली उनके जो कमांडर थे, वो वहाँ पर, मुझे नाम याद है, उवैस उनका नाम था। तो वो उठे, तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे छोटा देखा, ना दाढ़ी ना मूंछ। तो मुझे सिर्फ हड़काया, कहा कि कल से तुम न्यूज़ नहीं पढ़ोगे। मैंने उसको ये कहा कि मैं न्यूज़ नहीं पढ़ूंगा, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कल से न्यूज़ नहीं पढ़ूंगा। तो मैं निकला। तो मेरे साथ फ्रेंड जो है, थोड़ी सी उनको मूंछ थी, थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी फूटी थी, तो उनको थोड़ा सा 1-2 हाथ थप्पड़ मारे। फिर बाद में इसी तरह तो हम निकल गए। तो हमने उनको लिख के दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे न्यूज़। तो मैं पहुंचा, तो मेरा उस दिन 7:30 बजे का बुलेटिन था। करीब 5 बजे मैं वापस TRC उधर से होते हुए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हुए पहुँच गया। तो मैंने वहाँ पर बशीर मलिक साहब थे, वहाँ असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर। तो मैंने उनको कहा कि मैं आज न्यूज़ नहीं पढ़ूंगा। कहा क्यों? मैंने कहा इस तरह से माजरा हुआ, वाक़या इस तरह से हुआ। तो मैंने उनको कमिटमेंट की है कि मैं आज से न्यूज़ नहीं पढ़ूंगा। तो मलिक साहब ने मुझे कहा कि आप आज की न्यूज़ पढ़ लो, फिर कल से मत पढ़ो। मैंने कहा नहीं, मैं आज भी नहीं पढ़ूंगा। तो डैट वाज द डे, वो वाहिद एक दिन था जब बशीर अहमद मलिक को खुद जो है 7:30 बजे की कश्मीरी न्यूज़ खुद पढ़नी पड़ी, क्योंकि उसको कोई न्यूज़ रीडर मिला नहीं। और मैंने भी ज़िद की, मैं नहीं वहाँ पर पढ़ूँगा। फिर मलिक साहब के साथ मतलब नेचुरली वो बच्चे की तरह ही ख्याल रखते थे, छोटे भाई की तरह। फिर उनका तबादला दूरदर्शन में हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे इंसिस्ट कहा कि आप दूरदर्शन आ जाओ। तो दूरदर्शन में मैंने एक शर्त पे उनको आना माना कि मैंने कहा मैं न्यूज़ के साथ काम नहीं करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाऊँगा, मैं कुछ कैप्सूल्स बनाऊँगा, रिपोर्ट्स बनाऊँगा टेलीवाइज्ड। तो फिर उसके रेडियो के बाद टेलीविज़न में मेरी शुरुआत हुई। कुछ 1-2 साल में न्यूज़ के साथ एसोसिएट रहा, लेकिन न्यूज़ प्रोग्राम्स जो न्यूज़ में ज़रूरत दरकार होती थी, मतलब हाँ विजुअल्स वगैरह, तो वो उसके लिए, या रिपोर्ट्स करने के लिए स्पेशल, या बाकी प्रोग्रामों के लिए। तो उसी में जो है एक बार कुछ 98 था, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ कार्गो में। एक मिलिटेंट्स ने अटैक किया, पूरी बिल्डिंग को अपने कब्ज़े में लिया। वहाँ पर नई SOG जो है वो बन रही थी, और उसको वहाँ का हेडक्वार्टर वहाँ था। जितने भी मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया जाता था उनको रखा जाता था इकबाल पार्क के पास, जो सामने वो है कार्गो की बिल्डिंग। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर बहुत बड़ा अटैक हुआ। तो मुझे दिल्ली से, क्योंकि फ़ोन तब थे नहीं, तो मुझे दिल्ली से किसी एक वो हमारी आज तक में काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा उनको उन्होंने लैंडलाइन पे दूरदर्शन की फ़ोन कहा कि किसी से आपके बारे में हमें पता चला है, तो आप हमें कल ये रिपोर्ट भेज दीजिएगा, इसका विजुअल्स वगैरह, इस जो अटैक वाक़या हुआ है, बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है। तो मैंने कहा किस तरह से भेजना है? उन्होंने कहा कि आपके पास कैमरा है, बाकी चीज़ें हैं, आप कैसेट हमें भेज दीजिए, एड्रेस ये है। तो
मैंने कहा ठीक है, हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसेट भेजने का तरीका क्या था? ये तो आप बहुत दिलचस्प था। तो इसमें क्या होता था कि ये गलत लोगों को तब आइडिया था कि शायद लाइव होता था, लाइव कुछ नहीं होता था, डेफर्ड लाइव होता था। डेफर्ड लाइव मीन्स कि हमारा जो आज तक तब चैनल नहीं था 98 में, तब ये 20 मिनट का एक प्रोग्राम होता था। 2 ही चैनल थे, दूरदर्शन के ही 2 चैनल थे, एक नेशनल था, दूसरा DD2 था, और कोई चैनल था नहीं, न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल कोई नहीं था। तो वो सब जो है चैनल्स वगैरह 2000 के बाद आए, लगभग 2000 98 99 के बाद फिर आए। वो धीरे धीरे जब पॉलिसी लाइसेंस की बड़ी इजी हो गई, तो फिर दूसरे दिन मैंने इनको कार्गो में क्या होता था कि टेप, आप जो भी फिल्म आप दस्तावेज़ बनाते थे, फिल्म उसमें रिपोर्ट करते थे, ये करते थे, फिर आप वो बाई हैंड आपको ये दिल्ली भेजनी पड़ती थी। उसमें क्या होता था, कार्गो होता था एयरपोर्ट पे, बहुत 2 ही फ़्लाइट्स टोटल थी, एक जेट एयरलाइंस की एक फ़्लाइट थी तब, और एक इंडियन एयरलाइंस। तो उनमें से जो है इंडियन एयरलाइंस आपका कार्गो लेता था, जेट वाले तो नहीं लेते थे। लेकिन और एक उसमें एक रास्ता ये था कि आप किसी पैसेंजर जो जान पहचान है उसके हाथ में कैसेट, इतना बड़ा सा जो है वो आप उसके हाथ में देते, छोटा हाई-एट कैसेट, तो वो जो है वो फिर फ़ोन पे कम्युनिकेट होता था। वहाँ पर रनर जो है एयरपोर्ट पे वेट करता था बाहर, जो ही फ़्लाइट कोई आती थी कंसर्न फ़्लाइट, तो वो बाहर वो नेम कार्ड लेके बैठता था, तो कहता था कि आपके पास कोई ये होगा, तो फिर वो कलेक्ट होकर ऑफिस जाती थी, वहाँ पर प्रोसेस एडिट वगैरह। पहला रिपोर्ट आपका आज तक है, वो भी मेरे नाम से नहीं, वो सिर्फ हम आप कहेंगे कि एज ए स्ट्रिंगर मैंने वो भेजा था। उसके बाद फिर जो है कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब कश्मीर। याद है कि पैसे कितने मिले आज तक से उस वक्त? नहीं, बहुत, तब तो बहुत अच्छा। यहाँ क्या मैं आपको ये बताऊं कि रेडियो कश्मीर में तब हमें पर डे न्यूज़ पढ़ने का 1000 रुपये मिलता था। डेट वाज ऑलमोस्ट 2 times व्हाट द फी वाज ड्यू टू द मिलिटेंसी। और दूरदर्शन में तब श्रीनगर दूरदर्शन में तब स्ट्रिंगर्स जो होते हैं, जो अब हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, तब दूरदर्शन जो है मिनिमम 3000 रुपीज़ पर स्टोरी स्ट्रिंगर को देता था, जो फिर कम कम होते हुए 20 साल में, अब 25 साल में जो है 1500 या 1000 रुपये हो गया है। तब 3000 देते थे। तो फाइनली आप आज तक के साथ आज तक के साथ मैं एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट हुआ 98 में कनेक्ट। तो वो काम सिलसिला चलता रहा और बहुत स्टोरी चलती थी, और मेरी नौकरी भी चल रही थी, क्योंकि बिकॉज आई वाज नॉट एम्प्लॉय विद इंडिया टुडे ग्रुप या आज तक। मैं वहाँ पर फ्रीलांस काम कर रहा था, यहाँ से सरकारी जॉब कर रहा था। 2000 में आज तक और इंडिया टुडे ने डिसाइड किया कि हम सैटेलाइट चैनल लाएंगे, अब अपनी चैनल लाएंगे आज तक के नाम से, हिंदी चैनल। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मैं ज्वाइन क्यों, मैं तो आपके साथ काम कर रहा हूँ फ्रीलांस, आपको क्या ज़रूरत है मेरी ज्वाइन करने की। कहा नहीं, हमें पैसा ज़्यादा जा रहा है इस तरह से, जो आपके फ्रीलांस में हमारे फंड ज़्यादा जाते हैं, तो आप एज अ स्टाफर ज्वाइन करो, एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन करो, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन करो, जो हमारे बाकी स्टेट्स में जिस तरह से ब्यूरोज़ हैं, आपका भी ब्यूरो रहेगा, हम आप फैसिलिटीज़ वगैरह दे देंगे। तो मैं काफ़ी सोचा कि मैं ऑलरेडी सरकारी जॉब कर रहा हूँ, मैं करूँ या ना करूँ। तो लेकिन दूसरी तरफ से उतना मैं इस काम में अब फंस गया था, मेंटली भी और पूरी तरह से एनर्जी की तरफ से भी, कि मैं अब सोच रहा था कि यही अब मेरा प्रोफेशन है। तो बिना किसी से मशवरा किए, ख़ासतौर से किसी से भी मशवरा नहीं किए, तो मैंने रिज़ाइन किया फिर गवर्नमेंट जॉब से, क्योंकि ऑप्शन था ही, या तो मुझे यहाँ जॉब करना था या फिर गवर्नमेंट का जॉब करना था। तो मैंने गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के फिर यहाँ पर जो है एज अ एम्प्लॉई जो है जॉब ज्वाइन किया। तो काफ़ी सारे दोस्त मेरे नाराज़ हुए, ख़ासतौर से पेरेंट्स तो मेरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे थे या रिलेटिव्स, लेकिन दोस्त मेरे कई बोल रहे थे गवर्नमेंट जॉब है, अब क्या प्राइवेट में जाओगे। एक मैंने कहा था कि जॉब पैसा ही सब कुछ। यहाँ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में उस वक्त आपकी सैलरी क्या थी, और जब आप आज तक ज्वाइन कर गए तो वहाँ कितनी सैलरी मिली, डिफरेंस कुछ थी? डिफरेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब क्या था कि ऑलमोस्ट ऑल तब बहुत कम पे स्केल्स थे जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट के। मैं एज ए गेजेटेड ऑफिसर जितनी भी पे स्केल्स थी, कुछ 18,000 के आसपास वो स्टेट में होती थी, उतना मैं लेता था। और डिप्टी कमिश्नर भी तब उतना ही लेता था 98 में, 17-18 हज़ार 19,000 रुपये सैलरी। तो हाईएस्ट मतलब गवर्नमेंट में उतनी सैलरी थी। 98 की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 25 साल पहले की बात है। तो लेकिन उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट 25,000 रुपीज़ मुझे इंडिया टुडे ने एज अ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सैलरी दी। तो डैट वाज टू मच दैन डैट। और वो पीरियड जो था वो गोल्डन पीरियड था मीडिया में, हाईएस्ट पेड उसी ज़माने में जो मीडिया में सैलरीज मिल रही थी, क्योंकि ये उरूज पे था मीडिया
टेलीविज़न इंडस्ट्री, और खासकर कश्मीर हालात की वजह से, क्योंकि ये तो न्यूज़ पॉइंट था ना वो कश्मीर में, वो तो हर लेवल पे न्यूज़ में जो था, क्योंकि ये बूमिंग था, न्यूज़ टेलीविज़न पे नई नई आ रही थी, चैनल्स लॉन्च हो रहे थे, तो उस बीच और एडवर्टाइजेस भी उनको मिल रहे थे, रेवेन्यूज़ भी बहुत बढ़ रहे थे। तो किस तरह से आप कश्मीर की जो सिचुएशन थी उसको सब चीज़ें मद्देनज़र रख कर फिर आगे चलाते थे? राहल साहब, वो गोल्डन पीरियड था जर्नलिज्म का, आपको कोई रोक टोक नहीं थी। कश्मीर में पता है कि कितना यहाँ पर हो रहा था, कितने अटैक्स हो रहे थे, कितने लोग मारे जा रहे थे, लेकिन फिर भी जो है आप पर कोई उंगली नहीं उठाता था। हाँ, आपको थोड़ी सी चीज़ें जो हैं नेशनल इंटरेस्ट को लेकर जो है, चाहे फिर वो आर्मड फोर्सेस थे, आर्मी थी या गवर्नमेंट थी, वो उन चीज़ों पर जो है नज़र तो रखती थी, या एज अ ड्यूटी ऑफ अ नेशन जर्नलिस्ट भी कुछ चीज़ों को जो है जहन में रखता था कि किन चीज़ों को मैं कवर करूं, किन चीज़ों को मैं क्या कवर ना करूं। एक मेन फैक्टर जो होता था जर्नलिज्म में, बोथ साइड ऑफ द कॉइन, मतलब मान लीजिए इतने मैसेकर्स हुए जम्मू कश्मीर में, मैंने एज अ जर्नलिस्ट फॉर अ टेलीविज़न मैंने बोथ साइड्स ऑफ अ कॉइन लिया है। अगर कहीं पर आरोप ये है, मतलब मान लो मैं आपको छठी सिंहपोरा का कहूँ, छठी सिंहपोरा में एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ, वहाँ के जो मुतासिर लोग थे जो वहाँ पर मारे गए, उनके फैमिलीज़ का एक वर्जन था, जबकि वहाँ पर आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज और गवर्नमेंट का दूसरा वर्जन था। वी कैरीड बोथ द वर्जन्स, दैट वाज अ काइंड ऑफ, मतलब ना, वो हमारे पास एक जो है एक सबसे बड़ा हथियार था, यही हथियार था, और जो कहीं ना कहीं बैलेंस था। तो उसके बाद कारगिल वार हुआ, वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो कवरेज स्टोरीज, तो जितने भी बहुत बड़े मैसेकर्स हुए, अटैक्स हुए, चाहे फिर पासपोर्ट ऑफिस का सुसाइड अटैक हो, लाल चौक में इंफॉर्मेशन बिल्डिंग का सुसाइड अटैक हो, जम्मू कश्मीर असेंबली का सुसाइड अटैक हो, ये ऐसे हैं जो मतलब जो अब दास्तानों में रह गई, जो हिस्ट्री में अब ये हो गई। तो लेकिन करगिल वार इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुआ था और पाकिस्तानी फ़ौज करगिल में दाखिल हुई थी। कोई ख़ास बात उस जंग के दौरान आपने कवर की जो बाकी जर्नलिस्ट के पास नहीं थी? राहल साहब, वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी। दावे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमको जो है यहाँ पर तब तक पता भी नहीं था जंग चल रहा है युद्ध में। 26 मई, वो मैंने बुक में भी मेंशन किया है, 26 मई 1999 को पहली बार जो है यहाँ पर जो PRO थे, मेजर पुरुषोत्तम, उन्होंने पहली बार, वो बड़े जर्नलिस्ट्स के साथ बड़े फ्रेंडली थे, अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने पहली बार जो है कुछ जर्नलिस्ट को, गिने चुने जर्नलिस्ट थे जम्मू कश्मीर में, उनमें से भी ज़्यादातर कश्मीर में ही थे, जम्मू में तो नहीं थे, तो उन्होंने पर्सनली एक एक को करके जो भी कंटैक्ट थे लैंडलाइन के, उनको कंटैक्ट करके कहा कि 26 मई 1999 को हम आप लोगों को करगिल अपनी बस में ले लेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों ले लेंगे, वहाँ मामला क्या है, वजह क्या है। तो फिर मतलब जो कानाफूसी होके एक बात दूसरी बात इस तरह से वहाँ जंग छिड़ी है, तब तक किसी को पता। और उस दिन जो है, जब मैं और मेरे साथ कुछ साथी जा रहे थे, हम जब सोनमर्ग पहुँचे, बाल्टल से जब हमने जोजिला की तरफ चलना शुरू हुआ, तब उसी दिन 26 मई 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने जो है अटैक किए हैं पाकिस्तानी पोजीशंस पे, और वो उड़ाने जो है उन्होंने श्रीनगर के औंतीपोरा एयरपोर्ट से MiG-21 जागवार वगैरह ने भरी, वहाँ से जागवार तब नहीं था, उन जहाज़ों ने भरी, और वहाँ से वो जहाज़ निकले। वहाँ पर हमने उनके कुछ शॉट्स लिए, उन जंगी जहाज़ जो एयरफोर्स के थे, और वहाँ से वही विजुअल जो है उसी दिन हमने मैनेज किए श्रीनगर दूरदर्शन पे भी चलाना, और फिर बाकी जो है श्रीनगर दूरदर्शन की वसादत से बाकी जगहों पर भी, और वो पहला विजुअल वर्ल्ड में चला, चाहे BBC हो, CNN हो, जितने भी इंटरनेशनल चैनल्स है कि कारगिल में युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो गया है। तस्वीर वही चली थी जो हमने, मेरे और मेरे एक साथी ने वहाँ जो है अपने सोनमर्ग में ली थी, वो पहली तस्वीर थी। इसीलिए मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि कारगिल वार की जो न्यूज़ है वो मैंने ब्रेक की। ये रही करगिल वार की बात। आपने इसके अलावा जो इंटरनेशनल वॉर्स हुए, जैसे अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग चल रहा था, अफ़गानिस्तान वार आपने कवर किया था, और रिसेंटली 3 साल पहले आप यहाँ लिबनान गए थे, वो जंग आपने कवर की थी। तो ये सारी सूरत हाल किस तरह से आपने मैनेज की, और क्या वहाँ
आपने देखा क्या हो रहा था उस जंग में, एक जर्नलिस्ट को कितने मुश्किलात का सामना कर। राहल साहब, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो थॉमसन फाउंडेशन एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है यूके में, इंग्लैंड में, वो हर साल कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट्स को जो हैं डिप्लोमा देते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग पे। मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे एक मौका मिला 2004 में यूके गवर्नमेंट की तरफ से थॉमसन फाउंडेशन में कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग पर एक डिप्लोमा करने की। 1 महीने का कोर्स था, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से वो सिखाते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में, जो एक बार कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है। किस तरह से जंग किस तरह से कवर किया जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और दुनिया में अगर कोई पायनियर है टेलीविज़न जर्नलिज्म में, उसमें कोई शक नहीं है, वो बीबीसी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, या भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, तो वो उन्होंने ही शुरुआत की है जर्नलिज्म की दुनिया में। और आपको भी पता है कि एक ज़माना था कि बीबीसी के बगैर कश्मीर में कोई खबर भरोसा भी नहीं करता था उस पर। तो उन्होंने जो वो किया है, उसके बाद जो है मेरे पास ये एक महारत रही कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट्स के बारे में। फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान, उससे पहले भी गया था, उसके बाद भी गया, अफ़गानिस्तान 2-3 बार गया। फिर जब इराक़ और अमेरिका का वार, वहाँ भी जाने का मौका मिला। हज कवर करने का मौका मिला, जहाँ सऊदी अरब में पूरी तरह से बैन था मीडिया को कवर करना या अलाउ करना, वहाँ पर भी किया 2005 में। और उसके बाद जहाँ तक जितने भी बड़े गल्फ़ में वार्स हुए हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया टुडे ग्रुप के लिए वो कवर करने का मौका मिला। और कवर करने का मौका ये मिला कि दरअसल ये एक आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको अपनी कंपनी के सामने या अपने मालिक के सामने नहीं, बल्कि लोगों के सामने भी प्रूव करना होता है। जब लोग मानते हैं कि ये सही है, जेन्युइन है, जब आपको देखेंगे या आपको पसंद करेंगे या आपके बारे में बेटर इनपुट देंगे, तो नेचुरली आपकी कंपनी जो है या आपका ओनर जो है वो आपको ही प्रेफर करती है कि आप अगर चाहेंगे। आप दूसरे पॉइंट पे आएंगे, आपकी किताबों पे। आप कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं, तो कौन कौन सी किताब लिखी है और क्या ज़रूरत पड़ी उन किताबों को लिखने की? क्या आगे? दरअसल राहल साहब, मैं तो राइटर तो हर एक जर्नलिस्ट होता है, लेकिन उतना बड़ा राइटर नहीं हूँ, वो एक अलग एक पेशा और शोबा है। लेकिन उसके बाद भी शौक़ है, ज़ाहिर है, कुछ न कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो, क्योंकि लोग इतना जल्दी भूल जाते हैं। जो न्यूज़ आप टीवी पे कहते हो, आज आप या अखबार में लिखते हो एज एडिटर, तो उस दिन हो सकता है 5 मिनट 6 मिनट किसी के जहन में रहेगी, 2 दिन 3 दिन, 5 दिन के बाद ये दिमाग से उतर जाते हैं। और सेम स्टोरी जो है टेलीविज़न की भी है। तो 5 दिन पहले आपने कितनी भी आलीशान स्टोरी क्यों न की हो, 5 दिन के बाद लोग उसको भूल जाते हैं, किसी को याद नहीं रहती है। चलिए, अब शुक्र है कि अब थोड़ा सोशल मीडिया पर कुछ देर के लिए ज़्यादा लोग देख पाते हैं आपकी कहानी को, आपकी स्टोरी को। तो लेकिन फिर भी जो है एक टाइम आ जाता है, फिर उसको नहीं देखते हैं। तो उसके बीच है, उन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए मैंने एक किताब लिखी थी, जिसके बारे में आपको पता है, आज़ादी टू यूनियन टेरिटरी। उसमें मैंने कुछ वो जो मैंने पिछले 30 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में एज अ जर्नलिस्ट कवर किया है, उसमें से कुछ ऐसी कहानियाँ जिनकी रियलिटी क्या थी, जो मैं एज अ जर्नलिस्ट एज ऑन अ टीवी और ऑन अ रेडियो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया, उनको जमा किया है। कुछ बड़े जो इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में हुए, चाहे फिर वही छठी सिंहपोरा हो, करगिल वार हो, या 90s में क्या हालात थे जब मैंने शुरू किया था, किस तरह से ये, या वो जो आपने बात हमने की जो हमारा नहीं रेडियो में जो हम किडनैप हुए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये चीज़ें उसमें लिखी। उसके बगैर थोड़ी सी एक मैंने पहले शुरू के दौर में, तब मैं जर्नलिस्ट नहीं था, कहानी शाल्स पे एज माई प्रोफेशन एज माई इंजीनियरिंग, एक बुक लिखी थी जामावार। और मैं बहुत खुश हूँ कि करीब 25 साल बाद मैंने वो पब्लिश की गई बुक, हाल ही में जो इंटरनेशनल यहाँ पर हुआ था, क्राफ्ट फेस्टिवल हुआ था यहाँ, उसमें दोबारा रिलीज़ हो गई। और जो तब वहाँ पर इनपुट मिला, ख़ास तौर से बाहर के लोगों से, क्राफ्ट लवर्स से, जो क्राफ्ट से लव करते हैं कश्मीर के, तो मेरे लिए बड़ा हौसला कुन था वो, कि इतने सालों बाद मैंने एक वक्त पे छोटी सी एक कोशिश की है किसी चीज़ को कंपाइल करने की। अब देखिए, लोग कहीं फ़ायदा उससे मिलता है, फ़ायदा भी मिलता है और लोग पसंद भी करते हैं। अशरफ साहब, बहुत कुछ आपने कहा और बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला और बहुत बातों की जानकारी भी मिली। आखिर पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे नए नौजवान नस्ल है, नए युवा है, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम आप एशियन बिल पॉडकास्ट के ज़रिए देना चाहते हैं?
बिल्कुल, क्योंकि ऋषि साहब आपको भी पता है, अब यूथ में हमारे बच्चे भी शामिल होते हैं, हमें उनसे जूझना पड़ता है, उनकी चीज़ों को हमारे सामने बड़े हो गए, अब हमारे सामने हैं। ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है ये हर एक पेरेंट को फिर ये एक जिसको बोलते हैं क्लैश ऑफ आइडियाज़, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी देखते हैं कहाँ से शुरू हुई, क्या आपके उसमें थे, तो आज के क्या थे। एक चीज़ पे तो राहिल साहब, जो पेरेंट्स आज के हैं उनको एक चीज़ तो सोचना पड़ेगा कि हमारा ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। सबसे पहले उस चीज़ को उन्हें मानना पड़ेगा। दूसरी बात कि जिस तरह से कहा जाता है कि नीड इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, तो उसी तरह जो है अल्लाह ताला ने हर एक इंसान में या हर एक जानवर में वो चीज़ रखी है जो उसकी ज़रूरत होती है, वो उसके लिए रास्ता निकालता है। लेकिन एक्सपीरियंस का जो है कोई भी तबादल नहीं हो सकता है, मुतबादिल नहीं हो सकता है। एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत, क्योंकि बहुत बड़ी नॉलेज होती है। क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई कहीं हदीस है कि एक इंसान अगर घर से 7 कदम बाहर निकले, वो बेहतर है उस इंसान से जो 7 किताबें पढ़े कुछ कमरे में बैठे। यानी बाहर निकल कर एक्सपीरियंस 7 कदम तो ज़ाहिर है। तो लेकिन यंग जनरेशन को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भले से वो एग्री करें या ना करें, लेकिन जो चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे उनके उस्ताद हो, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास तजुर्बा है, जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आ रही हैं, शायद उन जो उनसे बड़े हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हो या चाहे उनके उस्ताद हों, उन्होंने या उनके रिलेटिव्स हों या उनके अंकल्स हों या उनके बाकी बड़े हों, जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है वो शेयर भी करें और उससे फ़ायदा भी उठाएं और उससे सीखें, क्योंकि उन्होंने उससे सीखा है। जब उनसे गलती हुई है तब उन्होंने उसको सुधार किया है। तो वो चीज़ें मैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो कनेक्शन जो है बिटवीन एल्डर्स एंड यंगस्टर्स वो कट गया हमारी सोसाइटी में। उसको दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है, रिवाइव करने की ज़रूरत है। और उसमें पहल बच्चा नहीं करेगा, उसमें पहल जो है पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी, उसमें पहल टीचर्स को ही करनी पड़ेगी, इंटरएक्टिव होना पड़ेगा हमारी यूथ जनरेशन के साथ। तब सही क्या है, बेहतर क्या है, तो वो जो है वो मदद कर सकता है। अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एशियन मेल पॉडकास्ट में देखते रहिए। एशियन मेल पॉडकास्ट दीजिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।